कुरैशी, आप देख रहे हैं बोल बस। नाजरीन, पंजाब असेंबली में इंतखाबात हुए, वजीर आला का चुनाव हुआ और फिर ये तमाम तर मामला इतना संगीन और गंभीर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें शामिल होना पड़ा। और अब मुख्तलिफ किस्म के फैसले हमारे पास आ रहे हैं और मुख्तलिफ कानूनी शख्सियात जो हैं, जो कानून से ताल्लुक़ रखती हैं, वो मुख्तलिफ एडवाइसेस भी दे रहे हैं, मुख्तलिफ मशवरे भी दे रहे हैं और मुख्तलिफ तज्ज़िये भी दे रहे हैं। आज हम मौजूद हैं हैदराबाद के ऐसे ही एक माहिर कानूनदान भी हैं, कानून पर लेक्चर भी देते हैं, टीच करते हैं मुख्तलिफ लॉ कॉलेजेस में। एडवोकेट हाई कोर्ट हैदराबाद हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद अहमद रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पहले सर मुझे बताइएगा, पंजाब असेंबली का मामला सबके सामने है। सबसे पहले ज़ाती हैसियत में एज अ कानूनदान आप क्या समझते हैं कि जो 22 जुलाई को फैसला हुआ वो दुरुस्त था या गलत था? देखिए, इसके बहुत सारे पहलू निकलते हैं और ये एक पूरा सीक्वेंस है। अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये पूरे एक सीक्वेंस से निकल के आएगा और इसकी इब्तिदा उस वक्त होती है जिस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान साबिक़ इमरान खान के लिए अदम एतमाद का वोट दिया जा रहा था। उस मौके के ऊपर कुछ अरकान जो इनके साथ PTI के जिस उनका ताल्लुक़ था, उन्होंने अदम एतमाद की तरफ जाने की बात करी और वो हम जानते हैं कि किस तरीके से सिंध हाउस के अंदर खरीदो फरोख्त का सिलसिला हुआ। उस वक्त पहली दफ़ा ये डिफेक्शन क्लॉज लगाई गई। उस वक्त पहली दफ़ा इनहिराफ वाला मामला जो आईनी एक मामला है उसका जिक्र, उसका चर्चा हमारे सामने आया। उस मौके के ऊपर आपको याद होगा कि असद उमर जो पार्लिमानी लीडर हैं, जो पार्लिमानी पार्टी के लीडर थे असेंबली के अंदर, उन्होंने एक लेटर लिखा जो तरीक़ेकार है और ये तरीक़ेकार आइन का आर्टिकल 63 ए के अंदर बी में ये सारी तफसील बताता है कि किस तरीके से आपने जो इनहराफ करेगा तो उसके साथ प्रोसीजर क्या किया जाएगा। तो उसमें असद उमर साहब ने ये चीज़ वहाँ पर भेजी थी इलेक्शन कमीशन में, जिसको इलेक्शन कमीशन ने ये कह के रद्द कर दिया कि जी ये आपकी तरफ से नहीं आना, ये पार्टी के सरबराह की तरफ से आएगा। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसके अंदर वो बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, एक बात को बहुत वाज़ेह कर देते हैं और वो ये कि पॉलिटिकल पार्टी एक अलग चीज़ है और पार्लिमानी पार्टी एक अलग चीज़ है। ये समझना सबसे ज़रूरी है। पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग काफ है और पार्लिमानी जो पार्टी है वो है जो उस वक्त इलेक्ट होकर अंदर आई हुई है और उस पार्टी को के अंदर एक आपने अपना सरबरा मुकर्रर कर दिया जाता है जिसका काम होता है कि वो अंदर वाली पार्टी को लेकर चलेगा। ये बिल्कुल इसी के अंदर बड़ा क्लियर कर दिया गया है और ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो। अच्छा, मैं यहीं पे आपकी बात करके एक सवाल और ऐड करूंगा। पॉलिटिकल पार्टी और पार्लिमानी पार्टी, अभी दो चीज़ों का तस्करा हुआ और सर आवाम में बड़ा शऊर है, आवाम इस चीज़ को समझने लगी है। मुझे ज़रा ये समझाएगा कि काफ लीग की जो आपने बात की, तो इट मीन्स जो पार्लियामेंट के अंदर 10 लोग मौजूद हैं, वो 10 लोगों पे सिर्फ मुश्तमिल पार्टी होगी? बिल्कुल ऐसा ही है। जो अंदर शामिल लोग हैं ये 10 मुश्तमिल लोग हैं और ये वो लोग हैं जिनको वोट देना था या जिनको वोट नहीं देना था। अब आर्टिकल 63 जो बी है इसका वो बड़ा क्लियर है और बड़े क्लियर रीडिंग से ये बात कहते हैं। वो ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा पार्टी जो इनहिराफ करता है, ख़ास तौर पे 3 चीज़ों से, वज़ीर आज़म के वोट के लिए, वज़ीर आला के वोट के लिए और मालियाती बिल के वोट के लिए, अगर कोई इनहराफ करता है तो उसके ऊपर ये डिफेक्शन क्लॉज आ जाएगी, उसको मुनहरिफ अरकान तस्वुर किया जाएगा। ये बड़ा वाज़ेह है। अब अगर आप गौर से देखें तो जब परवेज़ इलाही साहब पहले इसके ऊपर इलेक्शन में खड़े हुए थे उस वक्त चौधरी शुजात भी मौजूद थे, परवेज़ इलाही भी मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे और ये तय हुआ था कि परवेज़ इलाही को वोट दिया जाएगा। वाज़ क्लियर था। उस वक्त किसी किस्म का कोई लेटर नहीं आया। इस दफ़ा अगर आप गौर से देखें आवाम बहुत समझदार हो गई है। मौजूदा दौर के अंदर इस सोशल मीडिया ने या आपके प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लोगों को बहुत शऊर दे दिया है। पढ़े लिखे बच्चे बहुत आ गए। आप बड़ी वाज़ेह और क्लियर चीज़ है कि 3 चीज़ें हैं कि अगर किसी ने 3 चीज़ों से इनहराफ किया तो उनको खारिज कर दिया जाएगा, उनका वोट नहीं होगा या उनको साइड पे कर दिया जाएगा या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो क्या है? वज़ीर आज़म के वोट के खिलाफ, आपके वज़ीर आला के या आपके मालियाती। इस मौके पे अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग काफ के लोगों ने मुस्लिम लीग के ही पार्ट अपने आदमी को वोट दिया है। तो किस तरीके से ये डिफेक्शन क्लॉज आ सकती है? किस तरीके से इन वोटों को वो ख़त्म किया जा सकता है? ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जिस वक्त नाअहल लोगों को ऐसी जगहों पर बैठा दिया जाए जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है। क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या तालीम है, क्या क्वालिफिकेशन है कि आप लॉ मेकिंग असेंबली के अंदर जाके स्पीकर बने हुए हैं और आपको लॉ की इंटरप्रिटेशन करनी नहीं आती, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करनी नहीं आती, आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्लेन
रीडिंग में नहीं समझ सकते, ये वो अफसोसनाक मकाम है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर नहीं है। मुझे पता है मिलिट्री का इंस्टीट्यूशन है, क्या उसके अंदर कोई मेरिट के खिलाफ कोई ऊपर आ सकता है? क्या जुडिशरी के अंदर मेरिट के खिलाफ ऊपर आ सकता है? क्या आपके एक छोटी सी फैक्ट्री में भी ऊपर नहीं आ सकता? तो ये पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, इस डेमोक्रेसी के अंदर एक शख्स जो उस समझता ही नहीं है लॉ को, लॉ के तरीके कार को नहीं समझते, लॉ की रीडिंग, प्लेन रीडिंग को नहीं समझता, उस शख्स को जब आप ले जाके एक कस्टोडियन ऑफ द हाउस बना देंगे तब वो इस किस्म के एरर तो करेंगे। और ये इतना अजीब और गरीब किस्म का एरर दिया गया है जिसकी वजह से आज आप देख लीजिए कि कोर्ट उनको बुलाता रहा कि आए और आके हमें बताएं कि आपने किस कानून के तहत इतना बड़ा काम किया है। चीफ जस्टिस कह रहा है हम सीखने के लिए बैठे हैं, आप आके हमें सिखाएं तो सही, आखिर आपने कौन सा कानून निकाला है? तो ये कानून तब निकालेंगे जब आपको कुछ पता होगा। लिहाजा प्लेन रीडिंग में अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग काफ का वोट था, मुस्लिम लीग काफ ने मुस्लिम लीग को वोट दिया है। जब मुस्लिम लीग काफ मुस्लिम लीग को वोट दे रही है तो उसने कोई गलत काम किया ही नहीं है। अचानक काउंटिंग पूरी हो जाती है, 186 का नंबर पूरा होता है और फिर आप उठ के ये कहते हैं कि मेरे पास एक लेटर आया हुआ है। ये क्या कासिम सूरी बनना चाह रहे हैं? क्या ये टिट फॉर टैट करना चाह रहे हैं? ये अजीब, कभी कतरी खत आ जाता है, कभी साइफर आ जाता है, कभी ये इस किस्म के लेटर्स आ जाते हैं। जमहूरियत का मजाक बनाया हुआ है। अगर इस किस्म के मामलात होंगे, मुल्क और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं लेके चलाया जाएगा तो वो वक्त दूर नहीं है कि फिर ये तीसरी कुव्वतें बीच में इंटरवीन करेंगी, तीसरी भी करेगी, चौथी भी करेगी। और फिर इस दफा जो सबसे बड़ी कुव्वत बन गई है वो आवाम की कुव्वत बन गई है। ये आवाम श्रीलंका वाला काम कर बैठेगी कि अगर वो देखेगी कि यहाँ तो बिल्कुल नाअहल लोगों के हाथ में इक़्तिदार है, लिहाजा आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, लॉ के साथ मजाक करना ये बहुत ही गलत बात है और इसके खिलाफ इस चीज़ को बहुत सीरियस लेना चाहिए। अच्छा, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम तर मामला चला गया और इस पे आज समाअत भी हुई, उस समाअत के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई। लेकिन मुझे बताइएगा, आपके नज़दीक एज आ कानूनी माहिर, आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं कि डिप्टी स्पीकर का जो फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला कर सकती है? क्या डिप्टी स्पीकर को मुअत्तल किया जा सकता है? क्या उनको कोई और एक्शन हो सकता है उनके खिलाफ? सुप्रीम जहाँ तक इनके खिलाफ तो कुछ नहीं हो सकता, मगर ये ब्लैक एंड वाइट में नज़र आ रहा है कि ये इस हुक्म को कलअदम करार दे दिया जाएगा क्योंकि कोई जवाज़ ही नहीं है। मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी कानून, अदालत कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकती। आइन में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है, 63 बिल्कुल क्लियर है कि अगर इन 3 चीज़ों के खिलाफ वोट देगा तो इस पार्टी ने तो अपने इनके खिलाफ वोट दिया ही नहीं है और फैसला पार्लिमानी पार्टी के लीडर का होगा। और पार्लिमानी पार्टी का लीडर कौन है इस वक्त जो अंदर उनका बैठा हुआ है? वो लीडर है चौधरी शुजात का। इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई उनका वास्ता नहीं है। उनका ताल्लुक सिर्फ उस वक्त आएगा कि अगर इनके खिलाफ इनहराफ होता है, यानी काफ लीग इमरान खान को ये कि अपने चौधरी शुजात के वोट, चौधरी परवेज़ के अलावा अगर किसी को वोट देते तो इनके तब पार्लिमानी लीडर लेटर बनाता, सारी तैयारी करके फिर चौधरी शुजात को भेजता और फिर उसके आगे कार्रवाई का इख्तियार चौधरी शुजात के पास था। इस वक्त तो कोई ना इख्तियार था, ना लेटर था, ना कोई चीज़ थी। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत में नहीं मानेगी। यहाँ किसी किस्म का नजरिया ज़रूरत चल ही नहीं सकता। आइन बिल्कुल ब्लाइंड होता है। हम जब ये बार बार कहते हैं कि कानून अंधा होता है तो इसका मतलब ये है कि उसको नहीं मालूम नवाज शरीफ कौन है, उसको नहीं मालूम इमरान खान कौन है, उसको नहीं मालूम शहबाज कौन है, उसको नहीं मालूम कि चौधरी परवेज इलाही कौन है। वो फैसला करेगा जो कानून के मुताबिक होगा, आइन के मुताबिक होगा, वो वही फैसला करेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आइन हमारा अंधा होता है, वो तफरीक नहीं करता कि इसको देना है या उसको देना है। लिहाजा ये चल ही नहीं सकता मैटर। ये मंडे के दिन उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा और इस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा। ये जो एक दिन का टाइम मिला है, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई सरप्राइज ही आपको मिलेगा। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि जिस तरह हमने देखा कि एक पार्लिमानी पार्टी जो है उसका वोट उसके चीफ के कहने पे ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, लेटर के अंदर एक चीज़ मौजूद थी कि जो वोट होगा वो हमजा शहबाज पे काउंट होगा। तो उधर एक मामला मजे का ये भी आया कि जो बंदा खुद इलेक्शन लड़ रहा है उसका वोट भी उसको नहीं डल रहा, यानी वो भी हमजा शहबाज को वोट डालेगा। तो क्या कहीं ऐसी गुंजाइश कानून में बनती है कि इस तरह का फैसला किसी भी तरीके से एप्लीकेबल हो सके कि अगर पार्लिमानी लीडर मौजूद ना हो तब हो सके? कोई भी तरीका हो सकता है? कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं है। अच्छा, जहाँ तक लेटर की बात है उसको बड़ा क्लियर करने आप, लेटर आपके पूरा वोट कास्ट हो जाता है। अगर कास्ट नहीं करवाना था तो पार्लिमानी पार्टी का लीडर या पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अपने इन मेंबरान को कहता कि तुम आज असेंबली के इजलास में जाओगे ही नहीं, तो बात समझ में आती है। कौमी असेंबली का
اسپیکر کہتا ہے میرے پاس ایک خط آیا ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ کیا ان جو 10 وہ تھے جو ممبران تھے, کیا ان کو یہ بات کمیونیکیٹ کی گئی تھی؟ کیا ان کو بتایا گیا تھا پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیے اسپیکر جو ہے یہ بالکل واضح طور کے اوپر ایک نیوٹرل شخص ہوتا ہے. اس کا تعلق یہ کسی طرف انکلائن نہیں کر سکتا, یہ نیوٹرل ہوتا ہے. جس وقت یہ معاملہ ہوا تھا, اسمبلی کا کاروائی جب شروع ہوئی تھی, تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر معزز ممبران اٹھے اور انہوں نے زین قریشی کے لیے کہا, دوسرے کے لیے کہا کہ یہ نوٹیفیکیشن غلط ہوئے ہیں, نوٹیفیکیشن کے اندر اور الیکشن کے اندر دونوں میں فرق ہے. وہاں یہ بحث چلی ہے. اسی موقع کے اوپر اگر بدنیتی نہ ہوتی, میلا فائڈی نہ ہوتی, اپارٹ فرام ان کی طرف سے اسپیکر کی طرف سے, اگر میلا فائڈی نہ ہوتی تو یہ ان کو اسی وقت اس کا تذکرہ کر دینا چاہیے تھا, اسی وقت ہاتھ کھڑا کر کے بتانا چاہیے تھا میرے پاس یہ لیٹر آیا ہے, کیا آپ لوگوں کو یہ مل چکا ہے؟ اگر یہ مل چکا ہے تو آپ لوگوں کو میں 5 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں, آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں. آپ یہاں سے چلے جائیں. اگر آپ یا تو اپنی پارٹی کی بات پوری کریں, یا اگر آپ نے یہاں بیٹھنا ہے تو آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہی کرنا ہے, اور اگینسٹ میں تو کر ہی نہیں سکتے. اگر وہ لوگ حمزہ کو ووٹ دے دیتے تو وہ اپنی پارٹی کے خلاف جاتے, اور اس آرٹیکل کے تحت یہ سارے کے سارے ڈیسیٹ ہو جاتے. صحیح ہے. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے گا, ہم نے ایک چیز دیکھی کہ جب الیکشن ہوتا ہے, جب انتخابات ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر, تو گیٹ بند کر دیا جاتا ہے نا 5 منٹ کی گھنٹی بجانے کے بعد. تو لیٹر کا تذکرہ بڑا آخر میں ہوا, جب ووٹنگ ہو گئی, کاؤنٹنگ ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ ووٹنگ کے دوران گیٹ کھول کے کوئی آئے اور خط لے کر آ جائے, یا خط پہلے سے موجود تھا, تذکرہ بعد میں ہوا اس کا؟ ایسا نہ تو کوئی خط تھا, نہ ایسی کوئی چیز تھی, اور یہ صرف ایک اس قوم کو اس معاملے کو الجھانے کا ایک طریقہ کار تھا, صرف ٹائم بائی کرنے کا طریقہ کار تھا. صرف اس وقت جو ایک پاکستان کے اندر چیز چل رہی ہے, میں اس میں پولیٹیکل نہیں ہونا چاہتا, لیکن جو اس وقت مذاق چل رہا ہے آئین قانون کے ساتھ, اور کہ ایک منتخب وزیر اعظم اسمبلی توڑنے کا اعلان کرتا ہے, مگر اس کے باوجود ایک گورنمنٹ آ کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ چلا رہی. جب وہ اسمبلی ٹوٹ گئی تھی تو الیکشن کا ہو جانا چاہیے تھا, اور یہ بالکل آئینی چیز تھی. جہاں اس قسم کی وائلیشنز ہو رہی ہوں, اور جہاں پر بلا وجہ کے اندر آپ شہباز شریف, حمزہ شہباز کو آپ خواہ کے لیے آپ وزیر اعظم بنائے جا رہے ہیں, جیسے ابھی دوبارہ ان کو قائم کر دیا. یہ اگر آپ معاملات کرتے چلے جائیں گے تو لوگوں کے اندر سے کانفیڈنس نکل جائے گا, عوام کے اندر سے اس انسٹیٹیوشن کا کانفیڈنس نکل جائے گا. جہاں یہ نکلے گا وہاں یہ غلط ہوگا. یہ نہ ایسا کوئی لیٹر تھا, نہ ایسی کوئی چیز تھی, یہ تو اچانک کوئی چیز آئی اور آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ لیٹر آیا ہے. تو یہ سراسر جو ہے یہ مذاق ہے, قوم کے ساتھ مذاق ہے, یہ ٹائم اور یہ ساری چیزیں کا مذاق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے قوم کے ساتھ, اور انسٹیٹیوشن کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, جمہوریت کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اچھا ایک آخری سوال آپ سے کروں گا جاتے جاتے, چونکہ آپ قانونی ماہر بھی ہیں, تجزیہ نگار بھی ہیں, اور تمام تر معاملات کو بڑی کین آبزرویشن سے دیکھتے بھی ہیں. آپ کے نزدیک ملک کی آنے والی صورتحال, چاہے وہ سیاسی ہو یا آئینی ہو, کس طرف جا رہی ہے؟ بہت گمبھیر ہے, بہت گمبھیر ہے. دیکھیے ڈالر اس وقت 230 تک پہنچ گیا ہے. جب 1 روپے یا 1 آنا بھی بڑھتا ہے تو ہمارا کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے, ہماری مہنگائی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. یہ چیز کا ریورس ہونے کا کوئی طریقہ کار نظر نہیں آ رہا ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو پوری قوم کا نمائندہ تصور کرتے ہوئے جلد سے جلوس ساری چیز کر رہے ہیں. قوم بنا آواز کے ان کے لیے باہر نکل کے آ رہی ہے. دوسری جانب چند لوگ ہیں جنہوں جو آتے ہی اس ملک کے اندر خود مجرم ہوتے ہوئے, خود ان کے اوپر بڑے بڑے الزام ہیں, خود جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا, وہ آ کے ان قوانین کو چینج کر رہے ہیں جن قوانین کے ذریعے وہ خود کل کو پکڑے جانے والے تھے. تو جب آپ ایسے لوگوں کو اقتدار میں بٹھا دیں گے, یا ایسے لوگ اقتدار کے اندر آ جائیں گے جو خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے قانون بنا رہے ہوں, تو ایسے ملک کے اندر آپ کیا سوچتے ہیں؟ عام بچہ بھی, ایک وقت تھا کہ فلموں کے اندر, ہم پرانے زمانے میں چاہے وہ ہالی ووڈ کی فلمیں ہوں چاہے بالی ووڈ کی ہوں, ہم دیکھتے تھے کہ ہیرو کا ایک الگ ایک مزاج ہوتا تھا, اور ایک اس کے مقابلے میں ولن ہوتا تھا, اور ولن ہمیشہ آخر میں مار کھاتا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آنا شروع ہوا کہ ولن کو ہیرو کا رول دینا شروع کر دیا. جو کسی زمانے کے ہیرو تھے وہ ولن بننا شروع ہو گئے. لہٰذا نوجوانوں نے اب وہ اسٹائل اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا, چاہے وہ ہندوستانی فلمیں ہو چاہے پاکستانی ہو, کہ ہیرو ولن والا رول کر رہے ہیں, اور وہ ولن جو ہے وہ معاشرے میں ہیرو کا رول پلے کر رہا ہے. اس وقت ہماری سیاست بالکل ایسا ہی ہو گئی ہے کہ وہ لوگ جو دلالی کر رہے ہیں, وہ لوگ جو
ایک خون چوس کے ایسے لوگوں کو جا کے کھلا رہے ہیں جو آلریڈی کھائے ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جب یہ زیادتی کر رہے ہیں تو عوام کے اندر بے چینی آ رہی ہے، اور یہ بے چینی اتنی زیادہ ہے کہ دیکھیں سری لنکا سے زیادہ دور نہیں ہے، ایک ہی جیسے بلڈ لائن چل رہی ہے، ایک ہی جیسا ان کے رنگ رسل رہے، سب کچھ ہے۔ یہ معاملہ بہت بری شکل اختیار کر سکتا ہے۔ قائد اعظم نے یہ ملک اس لیے نہیں بنایا تھا کہ جس کے اندر یہ والی زیادتیاں ہوں، تو میں سمجھتا ہوں اس معاملے کو فوری صورت کے اوپر دیکھنا چاہیے۔ اس میں اس موقع کے اوپر کسی شخص کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے۔ جب میں کہوں کسی شخص سے تو کوئی ادارہ مجھ سے مراد نہیں ہے، اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو پاکستان میں رہتا ہے، پاکستان کی زمین پہ سانس لیتا ہے، جس کے بڑے آبا و اجداد یہاں پہ دفن ہیں، ان کو نیوٹرل لینے کا اختیار نہیں ہے۔ ہر شخص کو گھر سے باہر آ کے رول آف لا کی بات کرنی چاہیے، تب جا کے پاکستان بہتر ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی جو تمام تر معاملہ پنجاب اسمبلی میں ہوا، اور کافی تفصیلی گفتگو کی آرٹیکل 63B کو لے کے، پنجاب اسمبلی کے معاملات کو لے کے، اور سپریم کورٹ میں چلنے والی سماعت کو لے کے۔ ناظرین، کوشش رہی ہے بول کی ہمیشہ سے کہ آپ کو حقائق سے آگاہ کرے، اور جو حقائق ہو وہی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ آپ نے یہ انٹرویو سنا اور امید ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ نے سیکھی بھی ہوں گی، سمجھی بھی ہوں گی۔ جب تک اپنے میزبان انصر قریشی کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔